प्रदेश में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए माइक्रो फाइनेंस के द्वारा बड़ा काम किया जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा माइक्रो फाइनेंस रोजगार में सहायक विषय पर गुरुवार को राजधानी लखनऊ में अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के सीईओ सुधीर सिन्हा शामिल हुए। अधिवेशन में ग्राहकों की अपेक्षाएं, जिम्मेदार वित्त पोषण, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन तथा व्यवसायिक बुद्धि की रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। अधिवेशन में विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने विचार साझा किए। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और इसमें माइक्रो फाइनेंस की बड़ी भूमिका है। तरक्की हो रही है, जो हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं देश में, उसको आप गांव तक नीचे तक फैलाओगे नहीं। लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, मैं इसको पैसा दूंगा तो मेरा पैसा बचा रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उसको लगेगा कि ओवरऑल प्रोग्रेस हो रही। देखिए, जब देश पूरा तरक्की करता है तो उसमें हर वर्ग को उसका लाभ मिलता है। और जो ये हमारी सरकार का, जो भारत सरकार का लक्ष्य है, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, वो यही है कि जो भी हमारा आखिरी आदमी है वो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में जुड़े और उसको लाभ मिले। माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुधीर सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान जरूरत और भविष्य की चुनौतियों पर भी हमारी नजर है और इस पर काम कर रहे हैं। कि माइक्रो फाइनेंस में कितने लोगों को रोजगार दिया, क्योंकि आज प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। माइक्रो फाइनेंस के मार्फत से हम लोग तमाम लोगों को अपना रोजगार मुहैया करा रहे हैं। तमाम लोगों की ज़िंदगी में हम सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान माइक्रो फाइनेंस व्यवसाय लगभग 15,137 करोड़ है, जिसमें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी है। महिला लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें व्यवसाय में मदद करने के लिए माइक्रो फाइनेंस की तरफ से बड़ी मदद मिली है और अब उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। जो है सोनाटा कंपनी से हमने लोन लिया था सर, अपनी शॉप चलाते हैं कपड़े की, दोनों लोग मिलके जो है मेरा अच्छे से चल रहा है। 3 साल हो गए हैं सर, मैं हमेशा इसी से जुड़ना चाहती हूँ। पहले गांव में लोग मतलब मैम आती थी, उससे मतलब मेरे तरफ एक ग्रुप बना, उसमें मैंने पैसे निकलवाए। फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट की, किराना का, सिलाई का, और हम पति पत्नी अपना सपोर्ट से दोनों लोग अपना काम करते हैं। मेरा बिजनेस अच्छे से चलता है और इस मतलब और ये ऐसे ही हम हमेशा तरक्की करते रहें। और सोनाटा फाइनेंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा हम लोगों का वो किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में माइक्रो फाइनेंस की भूमिका पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें ये बताया गया कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं ने ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाया जाए और इसमें माइक्रो फाइनेंस की बड़ी भूमिका साबित हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की लहर में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया और सोनभद्र सहित कुल 7 जनपदों से लगती है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 524 किलोमीटर है। गुरुवार को IGLO LR कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन सभी जिलों की सीमा की निगरानी दूसरे चरण के पूरा होने तक रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के चलते यूपी में कुछ इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंदौली, कुशीनगर समेत 40 स्थानों पर निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती जिलों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों से सटे हैं। LR कुमार के मुताबिक लगभग 524 किलोमीटर सीमा की निगरानी की जा रही है। इस निर्वाचन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सीमा में लगभग 51 मोबाइल चेक पोस्ट, CCTV सहित 45 चेक पोस्ट पर लगभग 602 पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। बिहार राज्य के सीमा के पूर्ण तरह सील किया गया है और लगातार चेकिंग जारी है। ये मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
सीमा के सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह की अवैध आवाजाही या गड़बड़ी को रोका जा सके। बोर्ड परीक्षा की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी छात्रों को परीक्षा तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर छात्र बस शिक्षा परिषद की ओर टकटकी लगाए उम्मीद की नजरों से तारीखों का वेट करता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के इस इंतजार पर यूपी बोर्ड ने विराम लगाते हुए बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बुधवार को यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने दोनों ही कक्षाओं का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा शेड्यूल। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार परीक्षा 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलेगी, यानी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों की परीक्षाएं एक साथ ही शुरू और खत्म होंगी। दोनों ही कक्षाओं का पहला पेपर हिंदी विषय का होगा। हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 तक चलेगी, तो वहीं दूसरी शिफ्ट 2:30 से शाम 5:15 तक चलेगी। परीक्षा शेड्यूल यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, जहां लाखों की संख्या में परीक्षार्थी रजिस्टर करते हैं। इस बार दोनों परीक्षाओं में रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या 52,30,297 है, जो एक साथ 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक भारत के भविष्य की दिशा तय करने बैठे। साइबर अपराध आज के समय में एक बड़ी चुनौती बन गई है। आए दिन कोई न कोई साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर ठगी का शिकार हो जाता है। देश भर में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में नोएडा की साइबर क्राइम टीम की सतर्कता ने ठगी के मामले में 5 राज्यों के 7 लोगों को करोड़ों का आर्थिक नुकसान होने से बचा लिया। साइबर क्राइम टीम ने 7 लाइव पीड़ितों को आइडेंटिफाई किया और उन्हें खोजकर ऑनलाइन ठगी से बचाया। ये सभी लोग निवेश के नाम पर पैसा खातों में ट्रांसफर कर रहे थे। जाने पुलिस ने कैसे की कार्रवाई। साइबर कमांडो सचिन धामा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने I4C और NPCI के सहयोग से साइबर एवं वित्तीय इंटेलिजेंस का उपयोग किया। रिपोर्टेड साइबर अपराधों से जुड़े फाइनेंशियल फ्लो को देखा और अध्ययन किया। टीम को फाइनेंशियल फ्लो से फ्रॉड की जानकारी मिली। पुलिस ने स्वयं संपर्क कर लोगों को उनके साथ हो रही ठगी से अवगत कराया। पीड़ितों को ये नहीं पता था कि उनके साथ साइबर ठगी की जा रही है, जिसके बाद पीड़ितों ने तुरंत लेन देन रोक दिया और एक सक्रिय ठगी नेटवर्क को निष्क्रिय किया गया। इस तरह पुलिस टीम ने करोड़ों रुपए से ज्यादा की ठगी होने से पीड़ितों को बचा लिया। जिन 7 लाइव पीड़ितों को बचाया गया वो तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान से हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 7 लाइव पीड़ित आइडेंटिफाई किए, जिनके साथ निवेश के नाम पर साइबर ठगी की जा रही थी और इन पीड़ितों को अभी तक ये नहीं पता चला था कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है। उनसे संपर्क कर उन्हें बताया गया कि इसे तत्काल रोक दें और अपने साथ हुए क्राइम को रिपोर्ट करें। 7 लोग आइडेंटिफाई किए गए जो तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान से हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग पिछले कई महीनों से निवेश धोखाधड़ी के जाल में फंसे थे। धोखेबाजों का एक ही खास पैटर्न था, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को स्टॉक मार्केट और अन्य निवेश योजनाएं दिखाकर उन्हें अच्छे रिटर्न का झांसा दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां की मुश्किलें बरकरार। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम खां को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अब्दुल्ला ने फर्जी पासपोर्ट हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल पर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। दरअसल मामला यूपी के रामपुर जिले में दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम खान ने पासपोर्ट बनवाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि पासपोर्ट में जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है, जबकि स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी वास्तविक जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है, जिसमें 9 सितंबर 2021 को आरोप तय किए गए थे।
इस मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा चल रहा है। इससे पहले जुलाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां जस्टिस सुंदरेश ने हाई कोर्ट में ट्रायल पूरा होने के बाद मामले में दखल देने से ही इनकार कर दिया है। रात के सन्नाटे में टॉर्च की रोशनी के बीच अफरा तफरी की ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव से हैं, जहां बीती रात एक तेज रफ्तार स्लीपर बस 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान बस में कुल 60 यात्री सवार थे। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बस के खाई में गिरने से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसे हुआ ये हादसा, अब उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 285 के पास हुआ। यहाँ तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिस कारण कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने सभी को बस से बाहर निकाला। बस में सवार ज्यादातर यात्री सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर और जौनपुर के थे। आज रात लगभग 2 बजे थाना हसनगंज पर सूचना मिली किलोमीटर संख्या 285 पर जो आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही है, उस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस नीचे खाई में गिर गई है। इस मौके पर तत्काल हसनगंज थाना पुलिस और यूपीडा की राहत एवं बचाव कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचकर सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। 60 सवारियां लगभग इसमें सवार थीं, जिनमें से 20 घायल अवस्था में मिले, जिनको एम्बुलेंस से तत्काल लोकबंधु अस्पताल लखनऊ भेजा गया है। अन्य जो सवारियां हैं उनको सुरक्षित बस के माध्यम से उनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। फिलहाल सभी घायलों का लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की वजह मुख्य रूप से चालक को झपकी आना माना जा रहा है।